गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत और मैं आज आप लोगों के सामने हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल कर्व के बारे में या यूं कहें उच्चतादर्शी संपूर्ण या अभिन्न वक्र के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। मैं इससे पहले हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, तो आशा है कि उसके आगे का ये है तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि हम हिप्सोमेट्रिक कर्व पढ़ने के बाद ये हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल कर्व क्यों पढ़ना। तो मुख्य बात यह है कि जो हिप्सोमेट्रिक कर्व में चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी या धरातल और उसकी ऊंचाइयों के संबंध को गहराई से नहीं जान पाए थे, उसी गहराई से जानने के लिए हमें हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल कर्व को पढ़ना पड़ा। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व में एक दिए हुए आधार तल से विभिन्न ऊंचाइयों या गहराइयों पर पाए जाने वाले धरातल के क्षेत्रफल को समानुपातिक रूप में दर्शाते हैं, जबकि हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल कर्व जो HI से इंडिकेट होता है या इसे उच्चतादर्शी संपूर्ण या अभिन्न वक्र कहते हैं, में किसी भूभाग के सापेक्षिक स्मॉल h बाय कैपिटल H एवं सापेक्षिक क्षेत्रफल रिलेटिव एरिया स्मॉल a बाय कैपिटल A को समानुपातिक रूप में प्रदर्शित कर उच्चतादर्शी वक्र के नीचे के क्षेत्रफल को प्राप्त कर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वैल्यू 0.6 से 1 के बीच में आता है तो वो स्थलाकृति युवावस्था में मानी जाती है, जबकि ये वैल्यू अगर 0.3 से 0.6 के बीच होता है तो वो स्थलाकृति प्रौढ़ावस्था में मानी जाती है, और ये वैल्यू अगर 0.35 से कम आता है तो वो स्थलाकृति ओल्ड स्टेज या पेनीप्लेन या मोनोडनॉक की दशा या कॉन्केव शेप में ये दिखाई देता है, तो ये ओल्ड स्टेज में आता है। इस प्रकार से HI का व्यवहार वोल्केनो, हिली रीजन, इरोजनल रीजन्स को प्रदर्शित करने में होता था, परंतु इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसका प्रयोग भूमि के ढाल को प्रदर्शित करने में भी काफी प्रचलित हो गए। भूआकृतिविदों द्वारा पृथ्वी की सतह के आकार का वर्णन करने के लिए उपयोग के साथ उच्चतादर्शी वक्र के आकार का एक सारांश माप के रूप में भी अध्ययन करते हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें एक टोपोशीट की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हमने टोपोशीट 72DY15 को लिया है, जिसका RF 1:50,000 है, और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 24 डिग्री नॉर्थ से 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमने लिखा है, जिसमें कि देख सकते हैं आप 9.55 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 8.75 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो सर्वप्रथम इसे हमने देख रहे हैं कि आप ये वर्टिकल लाइन के द्वारा इसे समान अंतराल पर जो है एक समानांतर रेखाएं से इसे डिवाइड कर दी। और ये हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें इन दो संलग्न समुच्च रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे हमने ए मिलर महोदय द्वारा जो इंटरसेप्ट मेथड से उन्होंने इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, उसी विधि को यहाँ भी लगाया जा रहा है, क्योंकि पहली विधि जो थी वो प्लेनीमीटर से क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जो बिल्कुल ही कठिन है। तो इसके लिए जो है ए मिलर महोदय का जो है विधि को अपनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींची गई है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक समुच्च रेखाओं के अंतर्गत इन वर्टिकल लाइन को हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया है। आप देख सकते हैं कि 200 से 150 समुच्च रेखाओं के बीच, जो कि दक्षिणी भाग में दिख रहा है, वहां पर A1, A2, A3 दिया गया है। इसी डिस्टेंस को मापना है। फिर दूसरा जो 200 से 250 समुच्च रेखा है, उसके बीच के B1, B2, B3, B4, B5, B6। फिर तीसरा जो है 250 से 300 समुच्च रेखाओं के बीच का C1, C2, C3, C9 इस प्रकार से दिया गया है। फिर 300 से 350 के बीच को D1, D2 और D7 दिया गया है। फिर उसी तरह से 350 से 400 को E1, E2, E3, E4, E5 दिया गया है। फिर 400 से 450 100 कंटूर के बीच में F1, F2, F3। 450 से 500 को G1, G2 दिया गया है। अब इन्हीं सारी दूरियों को हम माप के यहाँ पर एक टेबल तैयार कर, और इस टेबल से हमें रिलेटिव हाइट्स और रिलेटिव एरिया प्राप्त करना है। तो रिलेटिव हाइट और एरिया प्राप्त करने के लिए हम, जैसे रिलेटिव एरिया प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला है टोटल एरिया माइनस एरिया बिलो दी रिस्पेक्टिव कंटूर बाय टोटल एरिया। इसी तरह से रिलेटिव हाइट h बाय h इक्वल टू रिलेटिव रिलीफ माइनस वैल्यू ऑफ एनी कंटूर माइनस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बेसिन बाय रिलेटिव रिलीफ। और यहाँ पर रिलेटिव रिलीफ क्या होता है, वो द हाईएस्ट पॉइंट माइनस द लोएस्ट पॉइंट इस बेसिन में जो सेलेक्टेड एरिया है उसमें हम निकालते हैं। अब यहाँ आप टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर इनका नाम है कैलकुलेटिंग ऑफ हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल एंड ड्राइंग ऑफ हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो यहाँ पर टेबल में 10 कॉलम को लिया गया है, जिसमें पहला सीरियल नंबर है 1 to 8 और दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द लैंड एज पर कंटूर वैल्यू, जो कंटूर मैप में है उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। 150 जो सबसे लोएस्ट है, फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 जो मैक्सिमम कंटूर लाइन का पॉइंट है वो लिया गया है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि तीसरे कॉलम में जो है वो स्मॉल h को निकाला गया है, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला है एनी कंटूर माइनस द लोएस्ट कंटूर लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 कंटूर्स का रिलेटिव हाइट निकालने के लिए हमें 150 में 150 को ही लेस करना है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 0 आया। फिर उसी तरह से 200 वाले लाइन का रिलेटिव हाइट्स जो है वो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आया। इसी प्रकार से लास्ट वाला 500 माइनस 150 इक्वल टू 350 आया है। तो हमने ये स्मॉल h प्राप्त कर लिया। h बाय h कैलकुलेट करते, रिलेटिव रिलीफ माइनस वैल्यू ऑफ एनी कंटूर्स माइनस लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बेसिन बाय रिलेटिव रिलीफ। तो यहाँ पर 500 माइनस 150 इक्वल टू 350 आया है। तो यहाँ पर हमने 350 माइनस 0 बाय 350 इक्वल टू 1 आया ये। इसी तरीके से 350 माइनस 50 बाय 350 इक्वल टू 0.86। इस प्रकार से हमने इन सारे को कैलकुलेट कर लिया। लास्ट जो 350 वाला रिलेटिव हाइट है उसमें ये आया 350 माइनस 350 बाय 350 इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल गया। अब दूसरे स्टेप में हम इस कंटूर लाइंस, दो संलग्न कंटूर लाइन के बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला फिर से इंटर ए मिलर साहब का यूज करना है, जिसमें हमने
A1 A2 A3 फिर B1 B2 C1, इस तरीके से सारे कंटूर्स के सामने हमने वहां पर मार्किंग कर दिया था छोटे छोटे इंटरसेप्ट्स या स्मॉल वर्टिकल लाइंस को। उसी वर्टिकल लाइंस को हम रिस्पेक्टिव कंटूर में देखते हैं, जैसे कि 150 कंटूर्स में जो है वो एक भी इंटरसेप्ट या स्मॉल वर्टिकल लाइन नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 दिया। जिस 150 से 200 के बीच में A1 A2 A3 है, 3 यहाँ पर स्मॉल वर्टिकल लाइंस है, तो हमने वहां पर लिखा है। फिर 250 वाले में 6 है, फिर 300 में 9 है, फिर 350 में 7 है, फिर 400 में 5 है, 450 में 3 है, और 500 वाले में G1 G2 मात्र 2 है। तो इन सारे वर्टिकल लाइंस को जोड़ के हम यहाँ पर 6वें नंबर कॉलम में इनके डिस्टेंस को जो सेंटीमीटर में हमने मेजर किया है वहां पर उसको यहाँ पर जोड़ के सब को लिख दे रहे हैं। जैसे कि 150 वाले में 0 है, फिर 200 वाले में 6.55 जोड़ के हुआ A1 A2 A3 को, फिर उसी प्रकार से B1 B2 B6 तक के जोड़ को 20.30 आया। फिर इसी प्रकार से सबको जोड़ते हुए हम देखते हैं कि 500 वाले कंटूर में जो G1 और G2 है उसके डिस्टेंस को या जो मेजरमेंट आया उसको जोड़ने पर 1.45 आया। तो इस प्रकार से इस टोटल जो लेंथ आया वो 85.95 सेंटीमीटर आया। इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट में, प्रतिशत में। तो वो कैसे करेंगे? जब यहां देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस मेरा या टोटल जो वर्टिकल लाइंस का लेंथ आया है वो 85.95 आया है, तो अब इस 85.95 का ही सब जो ये डिस्टेंस जितना जितना आया है उसका परसेंट में हम ज्ञात कर लेंगे। ये पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बता गया है कि कैसे इसका परसेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि 85.0 बाय 100, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 6.55 इंटू 85.95 बाय 100, तो वो 7.62 आया। फिर उसी तरीके से 85.95 इंटू 20.3 बाय 100 इक्वल टू 23.62। तो इस प्रकार से हमने इसको मेजरमेंट किया और ये परसेंट जो है वो लास्ट में टोटल जोड़ने पर वो 100% पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसी का ये परसेंटेज को जोड़ के लिखा गया है। अब हम ये जो परसेंट निकल गया हर एक समुच्चय रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल का कि कितना परसेंट है वो, तो अब हम इस रेक्टेंगल ये जो एरिया सेलेक्ट किए हैं उसका वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। तो लंबाई को और चौड़ाई को पहले हम सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 150 वाला है ये, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्केल है, इसलिए यहाँ पर 9.55 का 50% हो जाएगा, या 2 से डिवाइड करने पर 4.77 किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई भी 8.75 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू 4.37 किलोमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20.89 स्क्वायर किलोमीटर हमारा आया इस टोटल सेलेक्टेड एरिया का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में हम इनके परसेंट के आधार पर इनका पार्टिसिपेशन जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं? जैसे कि पहला वाला का 20.89 इंटू 0 बाय 100, तो वो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला 200 का है यहाँ पर 20.89 इंटू 7.62 इक्वल टू 1.59 स्क्वायर किलोमीटर।
इसी प्रकार से इन सारे कंटूर्स का जो है क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेते हैं, और इन सारे क्षेत्रफल को जोड़ने पर हम पा रहे हैं कि ये 20.89 है। इसको और बड़े रूप में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया 7 नंबर कॉलम में हमारा प्राप्त हो गया। अब इस एरिया का संचयी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहला वाला का 0 आएगा, दूसरा वाला का 0 में 1.59 जोड़ेंगे तो 1.59 आ जाएगा, फिर तीसरा वाला जो है वो 1.59 प्लस 4.93 इक्वल टू 6.52 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कंप्लीट निकलने के बाद जो लास्ट वाला होगा 500 वाला वो 20.89 टोटल, ये जो टोटल क्षेत्रफल था वो आ जाए। इसके बाद हम लोग रिलेटिव एरिया निकालते हैं, ए बाय स्मॉल ए बाय कैपिटल ए। इसको प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है, रिलेटिव एरिया इक्वल टू टोटल सेलेक्टेड एरिया या बेसिन का जो एरिया जितना जो अध्ययन क्षेत्र है उसका माइनस एरिया बिलो दी रिस्पेक्टिव कंटूर्स बाय टोटल सेलेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया हमारा है 20.89 माइनस इस 150 का एरिया है 0, तो माइनस 0 बाय टोटल एरिया 20.89, तो ये 1 निकल गया हमारा। फिर दूसरे 200 कंटूर्स का हम निकालते हैं उसी प्रकार से 20.89 माइनस 1.59 बाय 20, ये हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा है 0.92। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला जो 250 वाला कंटूर्स है उसका निकालने के लिए 20.89 माइनस 6.52 बाय 20.89 करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.69। इसी प्रकार से डिक्रीज होते हुए 300 कंटूर का 0.32 आया, फिर 350 कंटूर्स का 0.11 आया, और 400 का 0.04 आया, और 450 का 0.02 आया, और 500 का 0 आया। तो इस प्रकार से ये हमारा रिलेटिव एरिया भी प्राप्त हो गया, और इससे पहले हमने रिलेटिव हाइट्स भी प्राप्त कर लिया है। तो अब इन दोनों के आधार पर हमें ग्राफ खींचना है या एक कर्व तैयार करना है। तो इसके लिए हमें पहले इसको ठीक तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम रिलेटिव एरिया को यहाँ देख रहे हैं कि रिलेटिव एरिया को हमने लिखा है। दूसरे कॉलम में यहाँ पर जो लास्ट कॉलम 10th वाला था h बाय h को लिखा गया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको उल्टे क्रम में सजाया गया है, 1 वाले को नीचे रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि ये बिलो रिस्पेक्टिव कंटूर्स का एरिया है, मतलब हाइट एरिया के अनुसार इसको रखा गया है। इसीलिए जो 500 का कंटूर होगा वो हाईएस्ट है, तो सारा जो मैक्सिमम होगा वो 500 का ही होगा। तो इसलिए इसके रिस्पेक्टिव में हाइट को मैक्सिमम हाइट वाला रखा गया है। और उसके बाद फिर इधर से घटते क्रम में जो 150 का कंटूर्स है वहां पर सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसलिए वहां पर उसका हाइट 0 रखा गया है। तो इन दोनों कॉलम के आधार पर हमने यहाँ पर एक इप्सोमेट्रिक कर्व खींचने का प्रयास किया है। यहाँ पर खींचने से पहले हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10-10 सेंटीमीटर की 2 लाइनें खींच लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल हो, और उसमें हम 10 पॉइंट पर टिक कर देते हैं दोनों तरफ, और नीचे में हम लिखते हैं a बाय a या रिलेटिव एरिया, जो 0 से राइट हैंड की ओर बढ़ते गया है और ये मैक्सिमम 1 तक आया है। और इसी तरह से ऊपर वाले स्केल में भी रिलेटिव हाइट्स को हमने लिया है स्मॉल h बाय कैपिटल H, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से इन 150 वाले को रिलेटिव एरिया में 1 है, जबकि इसका हाइट 0 है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एरिया 1 दिया गया है और इसका हाइट जो है वो 0 है। तो यहाँ पर पॉइंट होगा इस मैप के बिल्कुल
साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वहां पर। फिर दूसरा जो है 250 का है, तो 250 में हम देख कि 250 का आप ये एरिया जो है वो 0.92 है और हाइट 0.14 है। तो यहाँ पर 0.92 एरिया के ऊपर और ये 1.4 के आसपास यहाँ पर टिक किया। और इसी प्रकार से इन सारे एरिया और हाइट को पॉइंट करते हुए हम पहुंचते हैं। ये लास्ट आता है 500 वाला, इसका रिलेटिव एरिया 0 है और हाइट 1 है। तो बिल्कुल ये टॉप नॉर्थ वेस्ट के टॉप पर वो पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हमारा कर्व जो है वो एस आकार का प्राप्त हो जाता है। तो ये एस आकार का ये कर्व जब प्राप्त हो गया तो इसे हम नीचे वाले जो है कर्व के नीचे वाले ही हमारा हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल कहलाता है। तो इनको हम शेडिंग कर देंगे और शेडिंग करने के बाद ये हम जो 10x10 का ये पूरा का पूरा एरिया लिया था, तो इसमें हर एक छोटा वाला जो स्क्वायर है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से टोटल एरिया जो है वो 100 यूनिट है, इसलिए ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस कर्व के नीचे वाले जो शेडिंग वाला एरिया है उसको हम कितना स्क्वायर उसमें आया है उसको काउंट कर लेंगे। तो ये स्क्वायर काउंट करने पर हमारा 37 यूनिट आ रहा है, मीन्स 37 स्क्वायर आ रहा है। तो इसे 37% कह सकते हैं क्योंकि वो 37 यूनिट है और 100 में अगर ये 100 रहता तो 100% होता, इसलिए 37 यूनिट आया है तो ये 37% हुआ। या इसका वैल्यू जो है वो हम कह सकते हैं कि 0.37 आया। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन करने पर, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ दी हिप्सोमेट्रिक कर्व, तो हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल इज 37% और 0.37%. It indicates mature stream. ये आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा यहाँ पर जो इसे प्राप्त करने के बाद जिस रेंज में ये आता है उस प्रकार की वो स्थलाकृतियां कही जाती है। तो ये दूसरा वाला जो रेंज आप देख रहे हैं बिटवीन 3.5 to 0.6 है, इसी के बीच में ये आया है हमारा वैल्यू HI। थैंक यू।